Without water droplets, there can be no ocean. Without steps, there can be no stairs. And without little things, there can be no big things. हेलो दोस्तों, ना मेरे चैनल किस्से कहानियों और किताबों पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक बार फिर लेकर आ गई हूँ नॉवेल द मैजिक माइंडसेट की समरी का 3rd पार्ट। और आज हम जानेंगे कि मैजिक माइंडसेट को सस्टेन कैसे करना है। ये नॉवेल जिसे लिखा है प्रीति शेनॉय ने, ये नॉवेल लिखी गई कोरोना टाइम्स में हमारी लाइफ की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत हेल्पफुल साबित हो सकती है। ये नॉवेल लाइफ में बहुत तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत तरह की सिचुएशंस में हम फंस जाते हैं, कई बार बहुत नेगेटिविटी हो जाती है हमारे आसपास। तब हमें क्या करना है, कैसे उस नेगेटिविटी को पहचानना है, कैसे उससे बाहर निकलना है और कैसे उसे सस्टेन करना है, कैसे उस माइंडसेट को अडॉप्ट करना है, वो हमें इस बुक में सिखाया गया है। अभी तक हमने जान लिया कि मैजिक माइंडसेट है क्या। मैजिक माइंडसेट पॉजिटिविटी से कैसे अलग है। जहाँ पॉजिटिविटी कहती है कि हमें हमेशा अच्छी चीजों की तरफ ही ध्यान देना चाहिए, खुशियों की तरफ ही कंसंट्रेट करना चाहिए, वहीं मैजिक माइंडसेट कहता है इट्स ओके टू बी नेगेटिव समटाइम्स, क्योंकि ये भी हमारी लाइफ का एक पार्ट है और हमें इसे एक्सेप्ट करके आगे चलना है। बट सीखना है कैसे अपने माइंडसेट को चेंज करना है, होपलेसनेस से होप की तरफ बढ़ना है और लाइफ को बेटर बनाना है। हमने जान लिया कि मैजिक माइंडसेट को प्रैक्टिस कैसे करना है। अगर आपने पहले के दोनों पार्ट्स नहीं सुने हैं तो आप उन्हें मेरे चैनल पर सुन सकते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दोनों पार्ट्स के लिंक्स मिल जाएंगे। पर फिलहाल हमें आज बढ़ना है पार्ट 3 की तरफ, जो कि है सस्टेनिंग द मैजिक माइंडसेट। कभी कभी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी हो जाती है कि हमारी लाइफ को बिल्कुल रूइन करके रख देती है। आपने देखा होगा कि अगर आसपास बहुत ज्यादा नेगेटिविटी हो तो हम बहुत ड्रेन्ड फील करते हैं। ऑथर बता रही है कि उनकी एक फ्रेंड थी जो कि उन्हें रोज कॉल करके अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स बताती थी, पर ऑथर उन्हें जितना भी सॉल्यूशन देना चाहे, जितना भी उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के तरीके बताना चाहे, वो नहीं सुनती थी। कहती थी कि ये पॉसिबल नहीं है। उसकी ये सारी बातें सुनकर ऑथर बहुत डिस्टर्ब हो जाती थी और उनके दिमाग में बहुत नेगेटिविटी आती थी। फिर उन्हें समझ में आया कि उनकी फ्रेंड और कुछ नहीं कर रही है, सिर्फ अपनी नेगेटिविटी उनके ऊपर थोपे जा रही है। और उन्हें थोड़ा टाइम जरूर लगा, पर वो इस रिलेशनशिप से बाहर आ गई, इस नेगेटिविटी से बाहर आ गई। आप भी ऐसा कर सकते हैं। बहुत नेगेटिव सिचुएशंस हो सकती हैं, पढ़ाई का स्ट्रेस हो सकता है, सोशल मीडिया हमारी लाइफ में बहुत स्ट्रेस क्रिएट कर सकती है, बहुत सारी ऐसी सिचुएशन होती है, बहुत सारे लोग होते हैं जिनका बिहेवियर हमें बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर देता है। ऐसी सिचुएशंस जो कि हमारी एनर्जी ड्रेन कर देती हैं, हमें बहुत डिस्टर्ब कर देती हैं, उन सब सिचुएशंस में कैसे बिहेव करना है, कैसे उन सिचुएशन से बाहर आना है, उसके कुछ स्टेप्स, कुछ प्रिंसिपल्स हमें ऑथर ने बताए हैं, जिन्हें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 1, मैजिक माइंडसेट फॉर सिचुएशंस बियॉन्ड आवर कंट्रोल। बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, जैसे फॉर एग्जांपल अक्षय को जॉब से निकाल दिया गया या फिर रीना को उसके बॉयफ्रेंड ने छोड़ दिया। इन सब सिचुएशंस में क्या करें, ये सिचुएशंस तो हमारे हाथ में नहीं है। कैसे बिहेव करें, ये सिचुएशन हमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस दे देती है, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर देती है। पर आपके साथ कुछ भी बुरा हो, आपके पास 3 चॉइसेस होती हैं। वो नेगेटिविटी आपको डिस्ट्रॉय कर सकती है, आपको डिफाइन कर सकती है या फिर आपको स्ट्रेंथन कर सकती है। ये डिपेंड किस पे करता है? डिपेंड करता है आपके मैजिक माइंडसेट पर। आप कहेंगे कि जब इतनी नेगेटिव सिचुएशन हो, लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो, तो आप कैसे पॉजिटिव हो सकते हो, कैसे अच्छा सोच सकते हो? इट इज टोटली अग्रीएबल। पर आपको क्या करना है? आपको अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट करना है, क्योंकि अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी तकलीफों को अपने अंदर सप्रेस करोगे ना, तो लॉन्ग टाइम में डिप्रेशन हो सकता है, मेंटल हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। क्या करना है आपको, कैसे इस सिचुएशन से बाहर आना है, इसके लिए दिए गए हैं कुछ प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल 1, एक्सेप्ट योर फीलिंग्स। आप दुखी हैं तो ठीक है ना, इट्स ओके। आपकी सिचुएशन आज अच्छी नहीं है तो आपको दुखी होने का पूरा हक है। आप रोना चाहते हैं तो रो सकते हैं, परेशान होना चाहते हैं तो हो सकते हैं, बट बैठिए, अपनी सिचुएशन के बारे में सोचिए, उसे अपने दिमाग में एक्सेप्ट कीजिए,
जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप उसे बाहर निकलने का सॉल्यूशन कैसे ढूंढेंगे, आप आगे कैसे बढ़ेंगे। अगर आज आप परेशान हैं, उसे एक्सेप्ट कीजिए, उसके साथ जी सकते हैं आप थोड़ा टाइम। उसके बाद क्या करना है, प्रोसेस करना है और प्रिपेयर करना है अपने आप को नेक्स्ट स्टेप्स लेने के लिए। प्रिंसिपल 2 क्या कहता है, प्रिंसिपल 2 कहता है टेक बेबी स्टेप्स। अगर आप चाहें ना कि आपकी सिचुएशन एक रात में चेंज हो जाए या कुछ मिनटों में चेंज हो जाए, नॉट पॉसिबल, नहीं हो सकता। बट आपको क्या करना है, छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं और इसके लिए आप एक प्रोसेस भी यूज कर सकते हैं जिसे कहते हैं ACDC, एक्नॉलेज, चेंज, डिटैच एंड कंट्रोल। ये प्रोसेस कैसे वर्क करता है? पहला स्टेप क्या है, एक्नॉलेज। पहला स्टेप हमेशा यही कहता है कि आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है उसे एक्सेप्ट कीजिए। एक पेपर ले लीजिए या फिर अपना लैपटॉप खोलिए और लिखिए, जो भी आपके मन में है उसे लिख दीजिए। उसे बाद में आप फाड़ कर फेंक सकते हैं या फिर लैपटॉप में जो भी लिखा है उसे डिलीट कर सकते हैं, बट एटलीस्ट अपने माइंड को फ्रीली फ्लो होने दीजिए। जो भी आपके मन में आ रहा है वो सब लिख दीजिए, एक्नॉलेज कीजिए अपनी प्रॉब्लम को। एक्नॉलेज करने से ही आप बहुत बेहतर फील करेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है, चेंज। अगर आप घर में हैं या फिर ऑफिस में हैं या कुछ भी काम कर रहे हैं तो उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, खड़े हो जाइए, बाहर वॉक करने चले जाइए, एक्सरसाइज कर लीजिए। हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ में की गई है एक स्टडी जिसके हिसाब से अगर आप रोज 15 मिनट एक्सरसाइज करते हैं या फिर 1 घंटा वॉक करते हैं तो डिप्रेशन का रिस्क 26% कम हो जाता है। चेंज के लिए आप और क्या कर सकते हैं, अपने कमरे की चीजों को थोड़ा चेंज कर सकते हैं, कमरे को थोड़ा साफ कर सकते हैं, अपने ड्रॉर को क्लीन कर सकते हैं, अपनी अलमीरा को क्लीन कर सकते हैं। इस तरह से आप अपना माइंड का फोकस चेंज कर पाएंगे और बेहतर महसूस करेंगे। आप कुछ अच्छे अरोमा वाले कैंडल्स अपने रूम में लगा सकते हैं। अच्छा अरोमा होता है तो आपको अच्छा महसूस होता है, आपका माइंड काम हो जाता है। आप अपने रूम में फ्रेश फ्लावर्स भी रख सकते हैं। म्यूजिक बहुत हेल्प करता है इसमें। अच्छे से गाने सुन सकते हैं, पहले थोड़े ज्यादा सैड सॉन्ग सुन सकते हैं, फिर थोड़ा लाइट मूड के सॉन्ग सुन सकते हैं और उसके बाद हैप्पी इंजॉयबल सॉन्ग सुन सकते हैं, जिससे आपका मूड आप देखेंगे कि बिल्कुल एकदम से शिफ्ट हो जाएगा। चेंज के लिए और क्या कर सकते हैं, खुशियां बांट सकते हैं। किसी और को खुश करके आपको एक अलग तरह की खुशी, एक अलग तरह की कामनेस फील होती है। अगर आप कुछ डोनेट कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो कम से कम स्माइल करके किसी को ग्रीट कर सकते हैं। किसी के चेहरे पर मुस्कान लाकर देखिएगा, आपको कितना अच्छा महसूस होगा। थर्ड, डिटैच। डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम द प्रॉब्लम। आप अपने आप को एम्पावर कीजिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए। अगर आप अच्छा महसूस करना चाहते हैं तो उस प्रॉब्लम से आपको बाहर आना होगा, उससे अपने आप को दूर कर देना होगा। ये सब आप कैसे कर सकते हैं, आप अपने आप को किसी और चीज में बिजी कर सकते हैं। कुछ ऐसा कर सकते हैं जो आपको करना बहुत पसंद है, कुछ छोटी छोटी अलग चीजें जो आप बहुत टाइम से करना चाहते थे पर आपको टाइम नहीं मिल रहा था, आज वो टाइम है, आज कर लीजिए। वो सारी चीजें जो आप बहुत समय से नहीं कर पाए थे वो करने की कोशिश कीजिए। इससे आप प्रॉब्लम से डिटैच हो जाएंगे। ब्रीदिंग टेक्निक्स भी यूज कर सकते हैं। कामली बैठिए और लंबी गहरी सांसें लीजिए, देखिए आपका माइंड कितना रिलैक्स हो जाता है। फोर्थ, कंट्रोल। कंट्रोल कैसे कर सकते हैं आप अपने आप को, आप मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन बहुत हेल्पफुल होती है डिप्रेशन से बाहर आने में, या जो भी आपके मन में नेगेटिविटी है, जो नेगेटिव थॉट्स हैं, उन्हें अपने दिमाग से बाहर निकालने में। किसी का कहना है कि रोज हमारे दिमाग में 6000 थॉट्स आते हैं, किसी का कहना है 10,000 थॉट्स आते हैं, बट इम्पोर्टेंट बात यह है कि उसमें से 85% थॉट्स नेगेटिव होते हैं। आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना है, ये नेगेटिव थॉट्स अपने मन में नहीं आने देने, और इसके लिए मेडिटेशन बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। आपको लगता है कि मेडिटेशन बहुत बोरिंग है तो आप बहुत कम टाइम के लिए शुरू कर सकते हैं। YouTube पर सर्च कर सकते हैं गाइडेड मेडिटेशन और पहले 5 मिनट से शुरू कीजिए। गाइडेड मेडिटेशन पर कंसंट्रेट करना शुरू कर दें, आपको अच्छा महसूस होने लगे तो उसके बाद आप नॉर्मल मेडिटेशन कर सकते हैं, अपनी ब्रीदिंग पर फोकस कर सकते हैं। आपको मेडिटेशन में और कुछ नहीं करना, सिर्फ कामली बैठना है और अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करना है। जो भी थॉट्स आपके दिमाग में आए
आएंगे जरूर, पर उन्हें निकालते रहिए और ब्रीदिंग पर कंसंट्रेट कीजिए। ध्यान इधर उधर जाएगा, जरूर जाएगा, इट्स ओके, ऐसा सबके साथ होता है। बट धीरे धीरे आपका फोकस बढ़ता जाएगा और आपके माइंड से नेगेटिविटी बाहर निकलती जाएगी। देखिए आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। अगर आज आपको जॉब से निकाल दिया गया है या फिर आपका लाइफ पार्टनर आपको छोड़कर चला गया है, तो मान लीजिए यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ बेहतर डिसाइड किया है। आपको इससे भी अच्छी जॉब मिलने वाली है या फिर आपको और ज्यादा केयरिंग और लविंग लाइफ पार्टनर मिलने वाला है। जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है उससे बाहर आना होगा और ये मान लेना होगा कि यूनिवर्स ने हमारे लिए कुछ और सोचा है। ये सारी चीजें आप पहले 10 दिन के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं और ग्रेजुअली इसे वे ऑफ लाइफ बना सकते हैं। देखिएगा आपकी जिंदगी कितना बदल जाएगी, आप कितना बेहतर महसूस करोगे। सेकंड, मैजिक माइंडसेट फॉर हॉन्टिंग मेमोरीज। मेमोरीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेमोरीज के बिना हम हैं ही क्या? मेमोरीज ही तो हमें खुशियां और दुख देती हैं। पर वो मेमोरीज जो हमें बहुत तकलीफ देती हैं, जो हमें बहुत परेशान कर देती हैं, स्ट्रेसफुल कर देती हैं, उन मेमोरीज से हमें बाहर निकलना है। और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हमें अपने माइंड को ट्रेन करना है स्ट्रीम ऑफ वाटर की तरह, जो हमेशा फ्लो करती है। ऐसे ही हमें अपने थॉट्स को फ्लो करने देना है, आगे का सोचना है। अगर हम ऐसा नहीं कर पाते तो हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। पहला, जो चीजें पास्ट में हुई हैं हम उनमें स्टक होकर रह जाते हैं और आगे की चीजों के बारे में नहीं सोच पाते। दूसरा, हम पिटी पार्टी लूप क्रिएट कर लेते हैं। हमें वो लोग अच्छे लगते हैं जो हमारी तकलीफों को सुनते हैं। हम उनके सामने हमेशा रोते रहते हैं, अपने आप को कमजोर दिखाते रहते हैं और इससे होता कुछ भी नहीं, बल्कि हम और ज्यादा कमजोर पड़ते जाते हैं। यहाँ पर ऑथर बता रही है अपनी ग्रैंड मदर के बारे में, जिनके बहुत सारे बच्चे थे, दिन भर उनको काम करना पड़ता था, फिर भी उनके चेहरे पर मुस्कान रहती थी। ऑथर ने उनसे पूछा था कि ऐसा क्यों? तब उन्होंने कहा था, आपके पास रोने के लिए जितने ज्यादा कंधे होते हैं ना, उतना ही आप ज्यादा रोते हो। कोई फायदा नहीं होता रोने से। इससे बेटर है कि अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट करो, मुस्कुराओ और आगे बढ़ो। देखो चीजें कितनी आसान हो जाएंगी। तीसरा, इससे लाइफ में जो हमारे गोल्स हैं उनसे हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और बस पीछे की बातें ही सोचते रहते हैं, आगे बिल्कुल नहीं बढ़ पाते। जो हमें अभी काम करना है उस पर कंसंट्रेट ही नहीं कर पाते। चौथा, इससे हमारी वेलबींग पर भी बहुत बुरा असर होता है। अगर आप दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे, स्ट्रेस रहेंगे, तो ऑब्वियसली आपकी हेल्थ पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। इसलिए हमें क्या करना है? अपने लिए ऑल्टरनेट पाथ ढूंढना है। किसी भी प्रॉब्लम से बाहर आने का तरीका होता है। अपने आप को हम उस नेगेटिव थॉट से लिबरेट कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। अडैप्ट करने होंगे कुछ प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल 1, रिक्रिएट योरसेल्फ। हम अपने ही थॉट्स के विक्टिम बन जाते हैं और ऐसा ना करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अपने आप को रिक्रिएट कर सकते हैं, रीडिफाइन कर सकते हैं। लोग भी देखकर हैरान हो जाएंगे, इसको क्या हो गया? ये तो हमेशा रोता रहता था या रोती रहती थी, आज इतना खुश कैसे है? आप अपने आप को चेंज कीजिए, अपने वे ऑफ थिंकिंग को चेंज कीजिए। प्रिंसिपल 2, बी अ फाइटर नॉट अ विक्टिम। इसके लिए आप एक बहुत ही सिंपल सी टेक्निक यूज कर सकते हैं, जिसे ऑथर ने नाम दिया है राइज टेक्निक, RISE। R for recognize, I for interfere, S for solution, E for empty। सबसे पहले आपको अपनी प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करना है, उसके बाद अपनी थॉट्स में इंटरफेयर करना है और अपनी थॉट्स को बदलने के लिए एफर्ट्स डालने हैं। ढूंढना है सॉल्यूशन, इस प्रॉब्लम से बाहर आने का। आप सॉल्यूशंस लिख सकते हैं, लिखिए कि क्या क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस है इस प्रॉब्लम के, तब आप अच्छे से सोच पाएंगे। और उसके बाद क्या कर देना है? एम्प्टी कर देना है सब प्रॉब्लम से अपने दिमाग को। उसके लिए आप कर सकते हैं मेडिटेशन। पार्ट 3, मैजिक माइंडसेट फॉर एग्जाम्स। एग्जाम्स के ड्यूरिंग आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाते हैं, बहुत टेंशन में आ जाते हैं, बट इट इज एक्चुअली वेरी नॉर्मल टू गेट स्ट्रेस्ड। एग्जाम्स के टाइम में हर किसी को स्ट्रेस होता है और ये बहुत नॉर्मल है। क्यों होता है स्ट्रेस? क्योंकि हम बहुत अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे लिए बहुत मैटर करता है। ये तो अच्छी बात है ना, आपके लिए आपकी सक्सेस मैटर करनी चाहिए, तो स्ट्रेस भी जरूर होगा। अब इस स्ट्रेस से पूरी तरह बाहर आ पाना तो इम्पॉसिबल है, पर हम इस स्ट्रेस को भी मैनेज कर सकते हैं।
उसके लिए भी फॉलो करने होंगे कुछ प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल 1, प्रिपरेशन इज मोस्ट ऑफ द बैटल वन। अगर आपने प्रिपरेशन अच्छे से कर ली है ना, तो समझिए आप अपनी लड़ाई जीत गए हैं। अच्छे से किसी भी एग्जाम के लिए, किसी भी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कीजिए। ऐसा नहीं कि जो होगा देखा जाएगा। अगर आप इस एटीट्यूड के साथ जाते हैं तो आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है। पर अगर आपकी प्रिपरेशन पक्की हो ना, तो फिर आपको लगता है कि कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर आपने प्रिपरेशन अच्छे से कर ली है, सारी इंफॉर्मेशन आपके पास है, तो फिर स्ट्रेस्ड होने की ज्यादा जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो बहुत लंबे टाइम तक स्ट्रेस लेकर पढ़ाई ना करने के बजाय बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स ले लीजिए। आधा घंटा पढ़ाई की, उसके बाद 10 मिनट वॉक कर ली या कुछ स्ट्रेचिंग कर ली, कुछ अपनी पसंद का काम कर लिया। सोशल मीडिया में पूरी तरह से मत घुस जाइएगा, क्योंकि 2 घंटे कहाँ चले जाएंगे पता नहीं चलेगा। दिस ब्रेक शुड बी वेरी ब्रीफ सो एज टू रिफ्रेश योर माइंड। प्रिंसिपल 2, लुक बैक एट हाउ फार यू हैव कम। ऐसा थोड़ी है कि आप यहाँ पर बिना कुछ मेहनत किए या बिना कुछ अचीव किए पहुंच गए हैं। यहाँ तक पहुंचने के लिए भी तो आपने बहुत मेहनत की होगी। तो अपनी अचीवमेंट्स को सम अप कीजिए, बैठिए, रिलैक्स कीजिए अपने आप को और सोचिए कि आपने अभी तक जिंदगी में कितना कुछ अचीव किया है। और आप ये भी कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। आप बड़ी पिक्चर के बारे में सोचिए। एक छोटा सा एग्जाम आपकी लाइफ को खत्म नहीं कर सकता। लाइफ में और भी बहुत अपॉर्चुनिटीज आएंगी और आप उन्हें भी ग्रैब कर सकते हो। अगर ये एग्जाम क्लियर नहीं भी हुआ ना, तो इसका मतलब है कि यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ और प्लान किया है। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है, बहुत कुछ अचीव करने की अपॉर्चुनिटीज आपके पास आने वाली हैं। बड़ा सोचिए। ये छोटा सा एग्जाम या फिर ये छोटा सा इंटरव्यू आपकी लाइफ को डिफाइन नहीं कर सकता है। प्रिंसिपल 3, स्विच ऑफ एंड रिलैक्स। कई बार जिस चीज का एग्जाम होता है, लास्ट मिनट तक हम पढ़ते रहते हैं, इतना स्ट्रेस हो जाता है कि जब क्वेश्चन पेपर सामने आता है हम सब कुछ भूल जाते हैं। होता है ना? इसलिए एग्जाम से थोड़ी देर पहले रिलैक्स कीजिए। आप कोई नॉवल पढ़ सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, किसी और चीज में अपने आप को इंडल्ज कर सकते हैं। इससे आपको बेहतर महसूस होगा। एग्जाम से पहले कभी भी बहुत शुगरी ड्रिंक मत पीजिए, वो आपकी टेंशन को और ज्यादा बढ़ा देती है। हैव वाटर और समथिंग which does not contain sugar। जबरदस्ती ना आप अपने आप को कभी भी काम डाउन नहीं कर सकते हैं, इसलिए रिलैक्स कीजिए, कोई बात नहीं। इट्स ओके टू गेट स्ट्रेस समटाइम्स। और जब आप ये सोचेंगे तभी आपका स्ट्रेस कम होने लगेगा। कुछ बेहतर चीजें सोच सकते हैं, कुछ अच्छी पॉजिटिव चीजें सोच सकते हैं, उससे भी आपको अच्छा महसूस होगा। सो डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। गुड लक। पार्ट 4, मैजिक माइंडसेट फॉर रिकंसाइलिंग with other people's actions. If we stop expecting from people, we will start liking them for who they are. प्रॉब्लम होती क्या है? हम कई बार अपने रिलेशन से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, वो वैसा नहीं करते जैसा हम चाहते हैं, वो वैसा बिहेव नहीं करते, तो हमें बहुत बुरा लगता है, हम बहुत ज्यादा हर्ट हो जाते हैं। अगर कोई भी रिलेशन आपको अच्छा नहीं फील करवा रहा, अगर किसी भी रिलेशनशिप से आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ रहे हैं, कोई भी इंसान अगर आपको बहुत तकलीफें दे रहा है, तो इट्स बेटर कि आप उससे दूर हो जाइए। पर हमेशा ये पॉसिबल नहीं होता। अगर वो इंसान आपका अपना हो, आपका अपना हस्बैंड, आपकी अपनी मदर इन लॉ, आपका अपना ब्रदर या फिर सिस्टर, फिर आप क्या करेंगे? उन लोगों से दूर होना तो पॉसिबल नहीं है। जिस समय आप ऐसी सिचुएशन में हो जिससे बाहर निकलना पॉसिबल नहीं है, तब आप क्या कर सकते हैं? आप तब कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स ले सकते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो कर सकते हैं। प्रिंसिपल 1, इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू कंट्रोल अदर्स, कंट्रोल योर ओन रिस्पॉन्स। बहुत बार देखा होगा, घरों में बहुत तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। पेरेंट्स आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप उनकी मर्जी के काम करें या फिर उनकी मर्जी का प्रोफेशन चूज करें, उनकी मर्जी की लड़की या फिर लड़के से शादी करें। और कभी कभी आप ऐसा नहीं चाहते, आपकी इच्छा कुछ और होती है, आपकी डेस्टिनी कहीं और होती है। तब क्या आप अपनों के, अपने पेरेंट्स के थॉट्स को, उनके एक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो आपको क्या कंट्रोल करना है? अपने रिस्पॉन्सेस कंट्रोल करने हैं। आपको उन्हें बताना है कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है। इन सब चीजों से आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं होना है। और अपने स्ट्रेस से बाहर आने के लिए आप फॉलो कर सकते हैं कुछ स्टेप्स। पहला, आइडेंटिफाई द ट्रिगर।
कौन सी चीजें हैं जो आपको बहुत ज्यादा अपसेट करती हैं? आप किसी और के अपने बारे में कुछ कहने से अपसेट क्यों होते हैं? आपको उससे अपसेट नहीं होना चाहिए, आपको दुखी नहीं होना चाहिए। आप सोचिए कि वो सब चीजें आपके लिए क्यों मैटर करती हैं, क्यों आपको फर्क पड़ता है अगर किसी ने आपको मोटा कह दिया या फिर किसी ने आपको काला कह दिया, क्यों फर्क पड़ता है आपको उससे? आपके अंदर जब सेल्फ डाउट क्रिएट होता है ना, तभी आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाते हो और अपने एक्चुअल पाथ से डिविएट हो जाते हो। इसलिए सेल्फ डाउट क्रिएट बिल्कुल मत करो। 2. बी अवेयर ऑफ योर फीलिंग्स। ये जो ट्रिगर है, इससे आपको कैसा महसूस होता है इसके बारे में सोचो, फाइंड आउट करो। आपको गुस्सा आता है, आपको स्ट्रेस होता है, आप हर्ट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, आपको बहुत रोने का मन करता है, आपको डिप्रेशन जैसा फील होता है, कैसा महसूस होता है आपको, उसे आइडेंटिफाई करो। 3. पुट सम डिस्टेंस। आप अगर किसी लड़ाई की सिचुएशन में फंसे हुए हो, सब लोग आपको कुछ बुरा भला कह रहे हैं, तो वहां से उठो और बाहर चले जाओ। जाने से पहले ये जरूर बता देना कि आपको इस सब से बहुत तकलीफ हुई है, आपको ये बातें सही नहीं लग रही, आप कुछ और सोचते हो, आप थोड़ा समय चाहते हो, आप सिचुएशन से भाग नहीं रहे, पर फिलहाल आप इस कंडीशन में नहीं हो, आप बहुत ज्यादा हर्ट हो चुके हो, इसलिए आप बात नहीं करना चाहते। खड़े होकर बाहर चले जाओ। जब आप बाहर जाओगे तो जो बातें आपने कही उनका असर भी जरूर होगा। 4. एग्जामिन। जब आप बाहर आ गए हो तो अपनी उस प्रॉब्लम के बारे में सोचो, अपने आप से सवाल पूछो कि ये चीजें क्यों आपके लिए इम्पोर्टेंट है, कितनी इम्पोर्टेंट है और इनका क्या इफेक्ट होने वाला है आपकी लाइफ पर। एग्जामिन करो। 5. एक्सेप्ट दैट पीपल हैव देयर ओन रीजंस। कॉन्फ्लिक्ट क्यों होता है, लड़ाइयाँ क्यों होती हैं, आर्ग्यूमेंट्स क्यों होते हैं? एक्सपेक्टेशंस होती हैं। इसीलिए आपके पेरेंट्स आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनकी बातें मानो और आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपको समझे, तभी तो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। कई बार हम अपने मन में ही जबरदस्ती की नेगेटिविटी पैदा कर लेते हैं। किसी ने हमारा फोन नहीं उठाया तो सोचते हैं कि ये जानकर ऐसा कर रहा है, पर वो बिजी भी तो हो सकता है। अगर कोई आपकी बात सुनकर खुश नहीं हो पा रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे जेलस फील करता है। हो सकता है कि वो किसी ऐसी सिचुएशन में फंसा है जिससे बाहर नहीं निकल पा रहा, चाह कर भी आपकी खुशी में शामिल नहीं हो पा रहा। समझो, बाकी लोगों के भी अपने रीजंस हो सकते हैं, उनका सोचने का तरीका, उनका नजरिया आपसे अलग हो सकता है। प्रिंसिपल 2. रिक्लेम पावर बाय ओनिंग योर फीलिंग्स, एक्नॉलेजिंग देम, वेटिंग फॉर देम टू सेटल एंड देन एक्टिंग। वो कहते हैं ना कि अपना रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में मत दो, अपनी पावर अपने पास ही रखो। आप किसी और की फीलिंग्स को नहीं बदल सकते, किसी और के बिहेवियर को नहीं बदल सकते, बट एटलीस्ट उनका आपके ऊपर इफेक्ट ना हो इसके लिए आप एफर्ट कर सकते हो। और आप ऐसा कर भी पाओगे, बस थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ी पेशेंस लगेगी। अ मैन कैन नॉट स्टैंड इन द सेम रिवर ट्वाइस, क्योंकि टाइम के साथ साथ वो आदमी भी बदलता है और रिवर की सिचुएशन भी बदलती है। ऐसे ही चीजें तो बदलती ही रहती हैं और टाइम के साथ सब कुछ चेंज हो जाएगा। इसलिए क्या करना है? पहला, डिसाइड। जब आपने ट्रिगर को पहचान लिया, आपने जान लिया कि क्या चीज है जिसकी वजह से आप अपसेट हो जाते हैं, तो आप थोड़े टाइम के लिए वेट कीजिए, काम डाउन हो जाइए, टाइम दीजिए अपने आप को, डिसाइड कीजिए नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, क्योंकि समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। हो सकता है कि सिचुएशन बदल जाए, हो सकता है सामने वाले का नजरिया बदल जाए, और हो सकता है वो चीज आपके लिए उतनी इंपॉर्टेंट हो ही ना जितनी आपको उस समय लग रही थी। और अगर थोड़े दिनों के बाद भी आपको लगे कि वो चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, उस इंसान के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसने आपको बहुत हर्ट किया है, तो कम्युनिकेट कीजिए, जाइए उस इंसान के पास, उसे एक्यूज मत कीजिए, उसे सीधा ये मत कहिए कि आपकी सारी गलती थी। उसे पहले पूरी सिचुएशन समझाइए, उसे बताइए कि आपको कैसा महसूस हुआ। उनकी किसी और चीजों की आप तारीफ भी कर सकते हैं, कह सकते हैं कि उस दिन आपने जो किया बहुत अच्छा था, पर उस दिन जो आपने बिहेव किया वो मुझे नहीं अच्छा लगा। आप अपनी पूरी सिचुएशन समझा सकते हैं। सेकंड, कम्युनिकेट असर्टिवली। ऐसा तो आपके साथ जरूर होता होगा कि जब आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आती होगी तो आपको लगता होगा कि आपका पार्टनर खुद ही समझ जाए आपको क्या चीज बुरी लगी है। आप बताना नहीं चाहते, हमें लगता है कि उन्हें हमारी हर बात बिना बोले समझ में आए, बट स्वीटहार्ट ऐसा नहीं होता। आपको अपनी बात समझानी ही पड़ती है। जैसे प्यार हमेशा जताना पड़ता है, वैसे ही
आपको जो बात बुरी लगी है वो भी बतानी पड़ेगी। हाँ, बताने का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है। अगर आप गुस्से से बताएंगे तो उसका इम्पैक्ट अलग होगा। पहले आप अपने मन में सोचिए कि आप कहना क्या चाहते हैं। शीशे के आगे खड़े होकर भी बोल सकते हैं, अपनी बॉडी लैंग्वेज को मॉनिटर कर सकते हैं। आप अगर अपनी बात सॉफ्टली समझाते हैं ना, तो सामने वाले को ज्यादा अच्छे से समझ आता है। गुस्से में समझाते हैं तो वो नहीं समझना चाहता। इसलिए आवाज पोलाइट कीजिए, बहुत प्यार से आंखों में देखकर आप कह सकते हैं, आई नो तुम क्या कहना चाहते हो, बट मैं कुछ और चाहता था। आप कह सकते हैं, आई नो तुमने जो किया मेरे अच्छे के लिए किया, बट एक्चुअली में मेरा फोकस कहीं और था। आप अपने मन की बात अपनी सिचुएशन के हिसाब से जरूर समझाइए। एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत जरूरी होती है एक रिलेशनशिप के लिए, और इफेक्टिव कम्युनिकेशन में 3 चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। अंडरस्टैंडिंग द अदर पर्सन्स पॉइंट ऑफ व्यू, सामने वाला क्या कहना चाहता है वो समझना, मेंशन करना एग्जैक्ट प्रॉब्लम को, एग्जैक्टली आपको क्या चीज हर्ट हो रही है। और तीसरा, टेलिंग द अदर पर्सन व्हाट यू एक्चुअली वांट, आपको क्या चाहिए, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, बता दीजिए। कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी होती है। इसलिए हमें समझना क्या है, किसी और के बिहेवियर को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, पर हम अपने बिहेवियर को, अपने रिएक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं, और वो हमें जरूर करना चाहिए। और जो स्टेप्स बताए गए हैं उन्हें यूज करके आप सही डायरेक्शन में जरूर जा सकते हैं, कम्युनिकेशन को सही कर सकते हैं, अपनी बात को ठीक से समझा सकते हैं। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम सबको जरूर समझ लेनी चाहिए कि हमारे लिए रिश्ते बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे लोग जो हमें प्यार करते हैं उन्हें हमें खोना नहीं चाहिए। एक छोटी सी प्रॉब्लम की वजह से एक इतना बड़ा रिश्ता अगर आप खो देंगे ना, तो आप एक समय पर बिल्कुल अकेले हो जाएंगे, आपका कोई भी नहीं होगा। इसलिए लोगों को इम्पोर्टेंस देना सीखिए, उन्हें जैसे वो हैं वैसे एक्सेप्ट करना सीखिए, क्योंकि आपको भी उनकी जरूरत है। पार्ट 5, द मैजिक माइंडसेट फॉर सेइंग नो। अच्छा बनने के चक्कर में बहुत बार ऐसी चीजों के लिए हाँ कहा है ना जो आप नहीं करना चाहते, पर हमें ना बोलना भी सीखना चाहिए। ना बोलना कई बार बहुत जरूरी हो जाता है। अगर हम किसी और को ना नहीं बोलते ना, इसका मतलब हम अपने आप को ना बोल रहे हैं। अगर हम अपने साथ ही काइंड नहीं हो पा रहे, अगर हम अपने साथ ही जस्टिस नहीं कर पा रहे, तो किसी और के साथ क्या करेंगे। बहुत जरूरी होता है कई बार ना बोलना, और उसके लिए हमें क्या करना है। प्रिंसिपल 1, राइट टू से नो। आपका राइट है यार किसी को ना बोलना। आप जो काम नहीं करना चाहते मत कीजिए। क्यों जबरदस्ती अच्छा बनने की कोशिश में अपने साथ इनजस्टिस करना है। 1, डोंट बॉदर अबाउट व्हाट अदर्स विल थिंक ऑफ यू। हमें लगता है कि अगर हम किसी चीज के लिए ना बोल देंगे ना, तो बाकी लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, नेगेटिव ओपिनियन बना लेंगे। पर वो लोग जिनके लिए आपकी हर चीज में हाँ इम्पोर्टेंट है, आपको अच्छा कहने के लिए, उन लोगों की एक्चुअल में आपको कोई जरूरत नहीं है। उनके बिना भी आपकी जिंदगी बहुत अच्छी हो सकती है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं ना, हम ये बात समझते जाते हैं कि हमें अपने आप को भी इम्पोर्टेंस देनी है, हमें ना बोलना सीखना है, और उन लोगों को इम्पोर्टेंस नहीं देनी जिन्हें हमेशा सिर्फ और सिर्फ हमारी हाँ चाहिए, चाहे हमारी खुशी उसमें हो या ना हो। अगर आपके आसपास जो लोग हैं उनके लिए आपकी खुशी मैटर करती होगी, तो आपके ना से उन्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। सेकंड, डोंट गिव द आंसर स्ट्रेट राइट अवे। आपको सीधा ही ना कहने की जरूरत नहीं है। कई बार आप टाइम भी ले सकते हो। अगर आपसे कोई आपकी कोई फेवरेट चीज मांगे तो आप कह सकते हो कि आप सोच कर बताएंगे, या फिर आप थोड़े टाइम के बाद ये दे पाएंगे, अभी आपको भी इस चीज की जरूरत है। और कई बार आप ये भी कह सकते हो कि अभी मैं ये डिसीजन नहीं ले पा रही हूँ, आप मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। किसी को भी आपका सीधा जवाब नहीं चाहिए होता कि आप उसी पल में आंसर दे दें। अगर आप थोड़ा टाइम लेना चाहते हैं तो उसकी सब लोग रिस्पेक्ट भी करते हैं। तो जो काम आप करना नहीं चाहते और ना भी नहीं बोलना चाहते, तो उसे पोस्टपोन कर दीजिए। प्रिंसिपल 2, प्रायोरिटाइजिंग योर वेल बीइंग डज नॉट मेक यू सेल्फिश। ये बात दिमाग में जरूर रखिए कि जो सामने वाला आपसे फेवर मांग रहा है वो कहीं आपको यूज तो नहीं कर रहा। पिछली बार उसने कब आपसे फेवर मांगी थी और कितनी बार मांग चुका है। अगर आप उससे फेवर मांगोगे तो क्या वो भी आपके लिए करने को तैयार होगा। इसलिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले सोच लीजिए। आप अगर किसी को अपना टाइम देते हैं तो इसका मतलब आप उसे अपनी जिंदगी का एक हिस्सा दे रहे हैं, और किसी को इतनी इंपॉर्टेंस देने से पहले सोच तो लीजिए कि वो आपके टाइम और आपकी एनर्जी के लायक है भी या नहीं। 2, डोंट जस्टिफाई योरसेल्फ।
कई बार हम कोई काम किसी के लिए नहीं कर पाते तो हम अपने आप को गिल्टी फील करवाते हैं, हम जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको नहीं लगता कि आपको किसी के लिए वो काम करना चाहिए या आपको किसी को अपनी ये प्रेशियस चीज देनी चाहिए, तो उसके लिए अपोलोजेटिक होने की कोई जरूरत नहीं है। कह सकते हैं, थैंक्स फॉर आस्किंग बट आई कैन नॉट डू इट दिस टाइम, मे बी नेक्स्ट टाइम। थैंक यू फॉर थिंकिंग ऑफ मी बट आई कैंट जस्ट एट द मोमेंट। I have a lot going on right now, so I don't think that I'll be able to do this. इसमें कुछ भी अपोलोजेटिक होने को नहीं है, बल्कि आपके अपने लिए प्यार दिखाई देता है। थर्ड, बी योर ओन चीयर लीडर। हम अच्छे हैं या बुरे हैं, इसके लिए हमें हमेशा दूसरों से वैलिडेशन चाहिए होती है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई और हमें क्यों बताए कि हमारा बिहेवियर कैसा है या हम कैसे इंसान हैं। अगर हम खुद दुखी होकर बाकियों को खुशी देने की कोशिश करते हैं ना, तो इससे हम अपने आप को बहुत नीचे गिरा देते हैं। अपने साथ हार्श होना नहीं चाहिए। अपने आप को भी वैसे ट्रीट कीजिए ना जैसे आप बाकियों को ट्रीट करते हैं। आप जो बात सोच रहे हैं पहले अपने आप से कहिए कि अगर किसी और को आपको ऐसा कहना होता तो आप क्या कहते, अगर आपको किसी और के लिए करना होता तो क्या आप करते या नहीं करते। अगर आंसर ना है तो आप उसी तरह से ट्रीट कीजिए ना। अपने आप को लास्ट क्यों रखना है, अपने आप को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। अगर हम अपने आप को ही इंपॉर्टेंस नहीं दे पाएंगे तो किसी और को कैसे दे पाएंगे। इसलिए अपने आप को प्यार कीजिए। सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने आप को इंपॉर्टेंस दीजिए। अपने आप को प्यार करना सेल्फिश होना नहीं होता। अगर आप अपने आप को प्यार करेंगे तो बाकियों को ना कहना भी बहुत इजीली सीख जाएंगे। ये टाइम के साथ साथ ही आता है। 1 मिनट में कुछ भी नहीं बदलता। समय के साथ आपको प्रैक्टिस करके अपने आप को चेंज करना होगा। पार्ट 6, मैजिक माइंडसेट फॉर सोशल मीडिया। आज के टाइम में सोशल मीडिया कितना इम्पोर्टेंट हो चुका है ये बताने की तो कोई जरूरत है ही नहीं। आजकल हम ज्यादातर फेस्टिवल्स भी इसीलिए मनाते हैं ताकि सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सके और लोगों को दिखा सके। हम हर चीज सोशल मीडिया पर शेयर करने लगे हैं, चाहे वो छोटी से छोटी चीज हो। सोशल मीडिया ने हमें बहुत खुशियां दी हैं, हमें बहुत दोस्तों के करीब कर दिया है, तो वहीं सोशल मीडिया ने हमें बहुत अकेला और उदास भी किया है। जब हम देखते हैं ना कि हमारे फ्रेंड्स कहीं घूमने जा रहे हैं, जब हम देखते हैं कि सब लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ फन हो रहा है पर हमारी लाइफ में नहीं हो रहा, तो हम उदास हो जाते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा इंसिडेंट ऑथर भी बता रही हैं। वो अपनी बुक पर काम कर रही थी, तब उनकी नेबर्स में कुछ लेडीज मूवी देखने गई और उनको नहीं बुलाया। उन्हें बहुत बुरा लगा। जब उन्होंने अपने हस्बैंड को बताया तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे लिए बुक इम्पोर्टेंट है या मूवी देखने जाना। तब वो समझी कि उनके लिए उनकी बुक इम्पोर्टेंट है, पर उस छोटी सी चीज ने उन्हें उदास जरूर कर दिया था। ऐसा हमारे साथ भी बहुतों बार होता है। जब किसी का चेक इन देखते हैं, पिक्स देखते हैं, रील्स देखते हैं, तो हमें लगता है यार सब लोग घूमने जा रहे हैं, हम क्यों नहीं जा रहे। सब लोग पार्टी कर रहे हैं, हम क्यों नहीं कर रहे। और हम उदास हो जाते हैं। और फिर अगली बार हम प्लान क्यों करते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि हम सोशल मीडिया पर डाल सके और अपने फ्रेंड्स को जेलस फील करा सके। ये अजीब सी दौड़ में हम लोग दौड़ने लगे हैं। पर क्या सोशल मीडिया के बिना की लाइफ पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं है। याद कीजिए उस टाइम को जब सिर्फ दूरदर्शन पर 2 ही चैनल आते थे। लाइफ कितनी आसान थी, कोई प्रेशर ही नहीं था। बट आज के टाइम में सोशल मीडिया बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके नुकसान है तो फायदे भी बहुत है। सोशल मीडिया के बिना नहीं रह सकते, बट क्या करें कि उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी लाइफ पर ना हो। प्रिंसिपल 1, रिमेम्बर दैट सोशल मीडिया इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ रियल लाइफ। आजकल हम हर चीज सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। ट्विटर है, स्नैपचैट है, इंस्टाग्राम है, कहीं भी कुछ भी डाल रहे हैं। हम क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, या कोई भी इंटरेस्टिंग कोट अगर हम सोशल मीडिया पर देखते हैं तो उसे भी पोस्ट कर देते हैं। कुछ सोचते ही नहीं कि क्या पोस्ट करना चाहिए और क्या नहीं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर तो ये सब कुछ 24 घंटे में डिलीट हो जाता है और डिलीट करने का ऑप्शन भी हमारे पास है। पर क्या रियल लाइफ में ऐसा होता है? 1, रियल लाइफ इज नॉट ऑनलाइन। सोशल मीडिया पर कब कितना समय चला जाता है हमें पता ही नहीं चलता। हमें बहुत मजा आता है, बहुत सारी स्टोरीज बहुत फन होती हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं, बहुत कुछ जानने को मिलता है और हम उस पर अपना टाइम वेस्ट करते हैं। अगर मान लो हमारे 50 फ्रेंड्स हैं और सब रोज 3-3 पोस्ट डालते हैं तो रोज की 150 पोस्ट हो गई। और अगर हम रोज की 150 पोस्ट देखेंगे, कम से कम 15 सेकंड एक में लगेंगे, तो हमें टोटल 37 मिनट्स लगेंगे। 37 मिनट्स अपने दिन के हमने ऐसे ही वेस्ट कर दिए। क्या वो वर्थ था?
क्या उसके बाद हमें खुशी मिली? क्या उसके बाद हमें बेहतर महसूस हुआ? अगर नहीं तो मत कीजिए ऐसा। 2. Things are highly styled for social media. तो ऑथर बता रही है कि वो एक इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स कर रही थी, जहाँ पर उन्हें टीचर कह रही थी कि ये सारी एक्सेसरीज लगानी है अगर आपको पोस्ट डालनी है इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम पर पोस्ट लगाने के लिए उसे और ज्यादा ब्यूटीफुल बनाना होगा, कैप्शन लगाना होगा ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर सके। बट रियलिटी तो ऐसी नहीं होती ना। अगर हम कोई पिक्चर देखते हैं, वो तो सिर्फ एक पार्ट ही है ना किसी की लाइफ का, एक छोटा सा मोमेंट। उसके पीछे कितनी बड़ी कहानियां होंगी हम नहीं जानते। कितने दुख होंगे, कितनी तकलीफें होंगी, क्या पता पेरेंट बहुत बीमार हो, क्या पता घर में बहुत स्ट्रेस हो, क्या पता काम ना ठीक चल रहा हो। ये सब कुछ तो हम नहीं जानते ना। सिर्फ एक पोस्ट देखकर हम उस इंसान को जज कर लेते हैं कि इसकी लाइफ में बहुत खुशियां हैं। क्या ये सही है? सो डियर, ऑन सोशल मीडिया seeing is not what believing. Principle 2. Audit time spent and accounts followed on social media. मैजिक माइंडसेट के साथ सोशल मीडिया को यूज करना है ना, तो कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा। 1. Follow a limited number of accounts. आजकल हम सोशल मीडिया पर बिना सोचे समझे किसी को भी फॉलो करते रहते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि इससे हम उन्हें अपनी जिंदगी में एक ओपन एंट्री दे रहे हैं, हमारे दिमाग में एक परमानेंट प्लेस बना रहे हैं वो लोग जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ही नहीं। इसलिए सिर्फ उन लोगों को फॉलो कीजिए जिन्हें फॉलो करना आपको जरूरी है, जिनकी जिंदगी में क्या हो रहा है आपके लिए मैटर करता है। क्यों रैंडमली किसी को भी फॉलो कर दो और उसके बाद उसकी पोस्ट देखते रहो, उसे अपनी जिंदगी में एक ओपन एंट्री दे दो और उसकी पोस्ट देखकर, उसकी लाइफ में हो रही चीजों को देखकर डिप्रेशन में आ जाओ। इसलिए उन्हीं लोगों को फॉलो करो जिनकी आपकी लाइफ में जरूरत हो, या फिर उन पोस्ट को फॉलो करो, उन चीजों को फॉलो करो जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, जो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लाती हैं, एनर्जी लाती हैं, जिन्हें पढ़ने के बाद, जिन्हें देखने के बाद आपकी जिंदगी बेहतर होती है। जैसे कि एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ चीजें आप फॉलो कर सकते हो, या फिर अपने प्रोफेशन से रिलेटेड चीजों को फॉलो कर सकते हो, जिससे आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी आएगी, कुछ इम्प्रूवमेंट होगी। वो लोग जिन्हें फॉलो कर चुके हो और अब वो आपके लिए प्रॉब्लम बन गए हैं ना, उन्हें अनफॉलो करने में बिल्कुल भी संकोच मत करो। इट्स ओके टू अनफॉलो देम जो आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंट नहीं है। सो किसी को भी अपने ब्रेन में जगह मत दो, किसी को भी अपने मूड को रुइन करने की परमिशन मत दो। सेकंड, गो ऑन डिटॉक्स। जब आप डाइट करते हैं तो कहा जाता है कि हफ्ते में एक दिन अपनी बॉडी को डिटॉक्स करो, सारे टॉक्सिन्स को निकाल दो। ऐसा ही हमें सोशल मीडिया के साथ भी करना है। उन सारी नेगेटिविटी को अपनी लाइफ से निकाल देने के लिए हमें स्टेप्स लेने होंगे। आप कम से कम एक दिन अपने फोन को स्विच ऑफ कर सकते हो, या फिर गैर जरूरी अकाउंट्स को डीएक्टिवेट कर सकते हो। देखिए, आपको बहुत बेहतर भी महसूस होगा। उसके बाद आपका माइंड इंपॉर्टेंट चीजों पर कंसंट्रेट करने लगेगा। आपकी लाइफ में डिप्रेशन कम हो सकता है, स्ट्रेस कम हो सकता है, एंजाइटी कम हो सकती है। आप ज्यादा क्रिएटिव हो जाएंगे, काम पर ज्यादा कंसंट्रेट कर पाएंगे। सोशल मीडिया ना तब तक ही अच्छा है जब तक उसे हम अपनी जरूरत के हिसाब से यूज कर रहे हैं। जब सोशल मीडिया आपको कंट्रोल करने लगे, आपकी लाइफ को कंट्रोल करने लगे, तब डिटॉक्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। जो आपके रियल फ्रेंड्स हैं, जिनके साथ कनेक्ट रहना जरूरी है, उन्हें आप फोन उठाकर कॉल भी तो कर सकते हैं। जरूरी तो नहीं है उन्हें आपको सोशल मीडिया के थ्रू ही अप्रोच करना है। लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके आज हमने डिस्कस कर लिए हैं। बहुत सारे मेजर एरियाज को कवर किया है जहां हम बहुत प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। आप अगर ये सारे स्टेप्स अपनी लाइफ में अडैप्ट करेंगे तो आप मैजिक माइंडसेट को अचीव कर सकते हैं। आपने ये सारी चीजें समझ ली, अडैप्ट करने के लिए एफर्ट डालना शुरू कर दिया, तो अब क्या करना है? अब हमें एक फन एक्टिविटी चैलेंज लेना है 14 डेज का, और उसके बाद डिटॉक्सिफिकेशन पूरा हो जाएगा। उसके बाद आप बहुत अच्छा महसूस करोगे। ये 14 डे चैलेंज मैंने भी लिया है और मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा ये सब हम जानेंगे नेक्स्ट वीक, क्योंकि नेक्स्ट वीक हम लेने वाले हैं ये 14 डे चैलेंज और अपनी लाइफ को पूरी तरह बदलने वाले हैं। इस मैजिक माइंडसेट को पूरी तरह अडॉप्ट करने वाले हैं, जिंदगी को खुशियों से भरने वाले हैं। तो आप मेरे साथ लेंगे ना ये 14 डे एक्टिविटी चैलेंज? तो चलिए इंतजार कीजिए नेक्स्ट वीक तक। नेक्स्ट वीक हम 14 डे एक्टिविटी चैलेंज लेंगे
और मैजिक माइंडसेट को पूरी तरह से अडॉप्ट कर लेंगे। आप है ना मेरे साथ? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा यार, प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लो ना। और अगर वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों के साथ शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलना। इसी के साथ दीजिए इजाजत। आपकी पसंद की और कौन सी नॉवेल आप चाहते हैं मैं इस चैनल पर लेकर आऊं, जरूर बताइएगा। स्माइल कीजिए, आप स्माइल करते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। इसी के साथ दीजिए इजाजत। I'll be back soon with the next part of the novel, The Magic Mindset by Preeti Shenoy. Till then, stay happy, keep smiling and keep waiting for me. Bye bye.